हेलो स्टूडेंट्स, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत है और मैं आपका वेलकम करती हूँ। बिना टाइम ख़राब किए हुए मैं बढ़ती हूँ आगे। मैंने आपको विलियन चैप्टर पढ़ाया है और विलियन चैप्टर के अंदर मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको नोट्स के साथ में पढ़ाया है क्योंकि नोट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है विलियन के अंदर, और या किसी भी बीएससी में जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से आपको भटकना ना पड़े, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। चलो बच्चों, ध्यान से पढ़ें और अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करें। डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन जो होते हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे और उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी हम आज देखने वाले हैं। चलो तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि यदि किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अत्यंत कम हो तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? ऐसे विलयन तनु विलयन कहलाते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बता दूं। सीधा सा मतलब बच्चों ये है कि विलायक बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, विलायक का अमाउंट ज़्यादा हो और उसकी तुलना में विलय जो है वो बिल्कुल छोटा सा, चुटकी भर नमक पानी में मिला दिया, मतलब ये है इसका कहने का अर्थ। थोड़ा सा नमक पानी में आपने घोल दिया, इसका मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है विलय की तुलना में, ठीक है। बस सीधा सा मतलब तनु विलयन का यही है। तनु विलयनों में कुछ सामान्य गुण होते हैं जिन्हें अणुसंख्यक गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? ये इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि इसके 4 कॉलिगेटिव आपको पढ़नी है और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं, साथ में उनके कुछ रूल्स हैं, उनके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो आपको यहाँ पर देखनी होंगी। सो आगे बढ़ते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म की हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। आपको इसी तरह से लिखना है। मैंने इन पे बहुत मेहनत की है, कई बुक से, कई चीज़ों से मैंने इन्हें बनाया है आप लोगों के लिए। काफ़ी सारा ईजीएस्ट मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बच्चों, तो आप इन्हें देखें। किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उसमें पाए जाने वाले विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो। ध्यान देना बच्चों, ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्याओं पर क्या करते हो? निर्भर करते हो विलय के कणों की संख्याओं पर। इस बात को अंडरलाइन करके आपको कॉपी में लिखना है कि गुणधर्म कौन से वाले गुणधर्म, गुण तो हैं विलयन के, लेकिन कौन से वाले गुणधर्म? ऐसे गुणधर्म जो किस पे डिपेंड करते हो? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। देखो, अणु की संख्या, अणुसंख्यक शब्द पर गौर करें बच्चों, शब्द पर गौर करें। अणु की संख्या, अणु की संख्या यानी कि विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या, इस पर कौन निर्भर कर रहा है? गुणधर्म। और ऐसे गुणधर्म जो इन पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई? जो सॉल्यूट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हों। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो क्या करता है? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसे और भी 3 गुण हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के क्या होती है बेटा? समानुपाती होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती। आप इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब इसको कैसे लिख सकते हो? अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती विलय के मोलों की संख्या इसके समानुपाती है, ठीक है। तो अब देखो, इसे हम सीपी से डिनोट कर दें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में हम इसे सीपी कह दें, और मोलों की संख्या को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? स्मॉल एन के द्वारा। तो यहाँ पर जो स्मॉल एन है ना बच्चों,
उसका मतलब होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, n बराबर होता है W बटा m। हमेशा ध्यान रखना n बराबर क्या होता है, W बटा m होता है। तो अब यहाँ से ध्यान दो कि अगर मैं n की जगह क्या लिख दूँ, W बटा m लिख दूँ, तो इस रिलेशन से आपको देखना है कि देखो यहाँ पर देखो हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, ध्यान से देखना कि Cp जो है वो समानुपाती होता है n के। n की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से, तो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये मॉलिक्यूलर वेट के। देखो इस सूत्र से क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो Cp 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर से नीचे ऐसे लिख सकते हैं इसको, और समानुपाती है W के, बाहर के तो समानुपाती है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सामान्य हम निम्नलिखित अणुसंख्यक गुणधर्मों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि जैसे परासरण दाब हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। तो ये 4 होते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं और इनको हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने ये बात की कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है बच्चों, ठीक है, वे तनु विलयन होते क्या हैं और इनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या डिपेंड करती हैं, किस पर, मोलों की संख्या के समानुपाती होती हैं। मोलों की संख्या हम जानते हैं कि W बटा m होता है, W मतलब भार, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कह दो इसे। तो हम यूँ कहते हैं कि अगर इस रिलेशन से हम इसे देखें तो इसमें उल्टा संबंध है। मॉलिक्यूलर वेट के ये क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट को अणुभार कहते हैं, क्या कहते हैं, अणु का भार, और भार जो सिंपल आप तोल कर लेते हैं वो वाला भार। तो अब हम सबसे पहले बच्चों पढ़ने जा रहे हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी, दैट इज़ ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मेंशन कर लेना नोट के अंदर कि ये क्या है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलो अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। परासरण क्या है, अब देखो एक एक शब्द पर हमें क्या करना है, ऑपरेशन करना है। एक एक शब्द का ऑपरेशन करते वक्त हम कहते हैं कि भाई परासरण दाब से पहले हमें परासरण शब्द को ही डिस्कस करना है, ठीक है, परासरण शब्द को डिस्कस करना है। तो पहले मैं परासरण समझा देती हूँ क्या होता है ये, ठीक है। तो यदि किसी विलयन से बने दो भिन्न सांद्रताओं को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाए तो विलायक का अणु कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में अगर मैं इसे कहूँ तो विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर किस में जाना, अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करना। देखो यहाँ पर 3 चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। की पॉइंट्स कौन से रहेंगे यहाँ पर आपके, इस डेफिनेशन को समझने के लिए 3 पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, क्योंकि सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें से सेलेक्टिव जो पार्टिकल्स हैं वो ही निकल पाते हैं। जैसे विलायक के कण जो हैं, विलायक कम सांद्रता का मतलब है कोई चीज़ पतला सॉल्यूशन और कोई गाढ़ा सॉल्यूशन, मतलब दैट इज़ वो क्या होता है, गाढ़ा सॉल्यूशन किसे कहेंगे, सांद्र सॉल्यूशन को, ठीक है, यानी कि उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, इसमें डॉटेड लगे हुए हैं यानी कि इसमें छेद हैं। अब एक सॉल्यूशन आपने रख रखा है इधर जिसकी सांद्रता है C1, एक सॉल्यूशन रख रखा है इधर जिसकी सांद्रता है C2। तो मान लो ये कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की और विलायक के कण, किसके कण, विलायक के कण किसकी तरफ जाने लगते हैं, उच्च सांद्र विलयन की तरफ जाने लगते हैं। इसे कहते हैं परासरण। यानी कि यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली, कम सांद्रता विलयन और अधिक सांद्रता विलयन, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो ये तो हो गया परासरण।
निम्न सांद्रता से विलायक के जो अणु हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, उच्च सांद्रता विलयन की तरफ स्वतः क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। देखो बच्चों, आपने आरओ पढ़ा होगा, आरओ जो सबके घर में आजकल लगा हुआ होता है, आरओ। तो आरओ का मतलब क्या है, आरओ, ठीक है। वो शब्द जो है आपको आरओ क्या कहता है, आरओ ये होती है, उसको आप सिंपली आरओ बोलते हो। तो देखो ये तो हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, ओ का मतलब क्या है, ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आरओ के अंदर इस ऑस्मोसिस की उल्टी प्रक्रिया होती है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आरओ में। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जबरदस्ती कणों को क्या करा जाता है, भेजा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये सीधी सी क्या है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया। ये क्या है, यहाँ कम से उच्च की तरफ जा रहा है विलायक का कण, लेकिन वहाँ पर उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता कैसी है कि जो हमारा इम्प्योर वाटर होता है उसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं बच्चों। तो इम्प्योर जो वाटर होता है उसमें कई सारी अशुद्धियाँ जो मिली हुई होती हैं, तो उनको उच्च सांद्रता हो गई वहाँ पर। कम सांद्रता की ओर मतलब कि कम सांद्र विलिंग, उन अशुद्धियों को प्योर करने के लिए जो हमें वाटर मिलता है, वो आरओ का जो वाटर है वो क्या है, कम सांद्रता है। तो अधिक सांद्रता से जबरदस्ती फिल्टर होते हैं ना इसके अंदर, आरओ के अंदर, उनमें से फिल्टर करके उनको कम सांद्रता की तरफ हम क्या करते हैं, भेजते हैं। तो उस प्रक्रिया को, आरओ वाली प्रक्रिया को तो रिवर्स ऑस्मोसिस कह दिया जाता है। और ये वाली जो प्रक्रिया है ये होती है परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस। इसमें कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की, और ये अपने आप होती है, और आरओ में हम उसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है वहाँ पर फुल फॉर्म आरओ की। विलायक कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन अधिक सांद्रता में प्रवेश करता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। अब परासरण दाब जो है ये क्या है, अब परासरण तो हो गया टॉपिक हमारा। अब हम बात करते हैं परासरण का जो दाब होता है वो क्या है। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक में बहाव या परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाना जो अतिरिक्त दाब है वो क्या कहलाता है, परासरण। देखो ये कम सांद्रता वाला विलयन है और ये है अधिक सांद्रता विलयन वाला। अब इसमें से जबरदस्ती ये कण जा रहे हैं, इधर जाते चले जाएंगे, तो फिर इधर से सारे कण चले गए, तो ये तो फिर विलायक ही इसमें से जा रहा है, तो इसमें तो विलय बढ़ रहा है ना, यानी कि ये तो सांद्रता बढ़ती जा रही है ना इसकी। तो जैसे विलायक के कण इधर चले जाएंगे, तो यानी कि सारे के सारे विलायक के कण अगर इधर चले जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक दाब अप्लाई किया जाता है उल्टा, ताकि सारे के सारे विलायक कण इधर की तरफ ना जाएं। ये दाब कहलाता है परासरण दाब, यानी कि इन कणों को रोकने के लिए ये जो जा रहे हैं ना कम सांद्रता से इधर की तरफ, इन्हें रोकने के लिए एक प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं हम परासरण दाब, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी चर्चा हमें करनी है कि हमें कितना दाब या ये परासरण दाब क्या होती है और ये किस तरह से अणुसंख्यक गुणधर्म है। बीच में देखो हमने डायग्राम में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, एक तरफ उच्च सांद्रता का विलयन ले रखा है, एक तरफ कम सांद्रता का विलयन हमने ले रखा है, और पिस्टन से हम परासरण दाब यहाँ पर लगा रहे हैं, दैट इज, बस इतनी सी बात है। अब इसे मैं सम्मिलित रूप से दोनों की चीज़ों को हम कह दें कि ये क्या है, पूरा का पूरा ऑल ओवर मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख रखी है। तो इसे मैं कह दूँ, अतः विलायक के अणुओं का कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की और अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, और परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता विलयन पर जो दाब डाला जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों परासरण, और परासरण के बारे में आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो फिर है परासरण दाब के नियम। तो चलो आज परासरण दाब के नियम हम डिस्कस कर लेते हैं।